तो देखो नया टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन नए टॉपिक से पहले हम लोग को ये देखना है यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो था क्वेश्चन में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एग्जाम्पल जो था मिस्टर रॉबिन करके, हालांकि मैंने कहा था कि सब लोग खुद से स्टडी कर लीजिएगा, और बाकी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरी आशाओं पे खरे उतरते नहीं करते हैं स्टडी। वैसे सत्यम तुमने किया था? यस सर। चलो तो मतलब इसमें करना क्या था, पहले से ही सॉल्यूशन दिया हुआ था। सॉल्यूशन दिया, लेकिन एटलीस्ट समझना तो था कि कैसे कर रहा है ये। हाँ हाँ, वो तो किए। इसमें आ जाना चाहिए कि हाँ ये हो गया है सर। हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया हो गया है। आप लोग मेरे आशाओं पे खरे नहीं उतरे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके देखो यहाँ पे दे रखा था इनकम, जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग नहीं समझे हैं, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे दिया था 55,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा था, इसमें देखो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब लॉस दे रखा है अमाउंट। तो लॉस का अमाउंट है 34,000, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव है, इसमें भी लॉस हुआ है 22,000 का। अमाउंट कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें सत्यम? अमाउंट सही है सर। अच्छा फिर इनकम किसका फ्रॉम, सर? देखते जाना बस, कहीं गड़बड़ होगा तो बताते जाना। इनकम फ्रॉम नॉन ओके सर। बिजनेस है, जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की जो हाँ 22,000 रुपये है, और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कितना है जी? सर 4,000। 4,000 ही है, तो ये 35,000 की सकता है इसका अमाउंट। सर 35,000 STC चाहिए। हाँ एस टी सी जी में देखो यहाँ पे इसमें भी लॉस ही दिख रहा है 35,000 का। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ है, इसमें गेन है आपका 29,000। ठीक है, अब अगर नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी, व्हाट विल बी द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। तो इसको हम लोग 19-20 कर लेते हैं। सेट ऑफ का तो सेम प्रोसीजर है हर साल। अब सैलरी इनकम देखो यहाँ पे सिर्फ 55,000 है, आपको पता है सैलरी इनकम में सिर्फ एक ही लॉस दिख सकता है, दिखा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वो कौन? हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही। तो सैलरी में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस तो आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएगा सैलरी में। फिर यहाँ पे दिख रहा है इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, सॉरी इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक जो बिजनेस है 22,000 है ना, ये हम लोग एडजस्ट कर सकते थे अगर स्पेकुलेटिव में कुछ प्रॉफिट आई होती है, बट उसमें भी नहीं आया। अच्छा, बिजनेस लॉस को कभी भी हम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। यस सर। तो ये नॉन स्पेकुलेटिव लॉस फिलहाल तो नहीं एडजस्ट हो पाएगा, और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी लॉस 4,000 ये भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, घूम फिर के दोनों कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा नेक्स्ट। कैरी फॉरवर्ड होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल में देखो यहाँ पे 35,000 का लॉस दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है 29,000। तो कल शायद मैंने आपको बताया था प्रॉफिट। बिल्कुल सही, छोटा भाई की मदद बड़ा भाई कर देगा। तो छोटे भाई को नुकसान यस होता सर। है 35,000 का, तो बड़ा भाई उसकी मदद कर देगा, तो 29,000 मैनेज हो जाएगा। 6,000 जो 6,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बस यही करना था, बाकी नीचे सॉल्यूशन दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसमें से लॉस एडजस्ट हो गया। लॉस जैसे एडजस्ट किया यहाँ पे 21,000 आ गई आपकी सैलरी इनकम। बाकी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस लॉट कैरी फॉरवर्ड होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस भी कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं आपके पास। वो 4 साल के लिए होगा और वो 8 साल के लिए होगा। हाँ ये क्या इसमें स्पेकुलेटिव, हाँ बिल्कुल। स्पेकुलेटिव 4 साल के लिए होगा। हाँ ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये बिजनेस लॉस जो नॉन स्पेकुलेटिव होता है ये 8 सालों के लिए। बिल्कुल, और वो भी यस आठ सर। साल और 4 साल का जो कंसेप्ट है वो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने बता दिया। और इसको हम फॉरवर्ड तब तक करते हैं जब तक मतलब एक तरीके से अगर अगले साल ही एडजस्ट हो गया तो फिर खत्म ही हो गया, क्यों? हाँ हाँ। लेकिन ये अच्छी चीज है कि दिमाग में रहे कि स्पेकुलेटिव वाला 4 साल होता है, और ये नॉन स्पेकुलेटिव वाला 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। कैपिटल गेन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट हो गया ये।
ठीक है, और इसमें कितना रह गया 6,000 रुपये। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं? ये भी 8 साल। 8 साल, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली अब मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्या पूछता है। एग्जामिनेशन में आपको ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टेबल में जैसे पूछता क्या है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउ मेनी ईयर वी कैन कैरी फॉरवर्ड, है ना। या फिर ये पूछता है कि स्पेकुलेटिव लॉ बिजनेस लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और किस इनकम से एडजस्ट होता है, ये इनकम अनदर हेड से एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। ये 8 साल 4 साल में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक तो ये 4 साल में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। 4 साल में देखो, स्टार्टिंग से अगर हम देखें, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या स्पेकुलेशन, है, और ओनिंग नहीं प्रॉपर्टी मेंटेनेंस ऑफ फॉर्स। और से ये 4 साल, मतलब दो ही ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बस, ध्यान देना है, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी सब लगभग 8-8 साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अच्छा, और 2 नो लिमिट वाला है। नो लिमिट वाला भी ध्यान देना है कि जिसमें नो लिमिट है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग। और 35 AD। हाँ, और 35 AD जो हमने पढ़ा था, जो स्टोरेज वाला था, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी नो लिमिट है। तो नो लिमिट वाला ध्यान दीजिए और 4 साल वाला ध्यान दीजिए, बाकी सबका एकदम दिमाग में रखिए 8 साल तक, ठीक है। जो बचा 8 साल। जो बच्चा 8 साल, बिल्कुल। तो ये हम लोग का टॉपिक मेरे ख्याल से ये कैरी फॉरवर्ड वाला कंप्लीट हो गया। जिसका भी कल नेटवर्क का, जैसे सत्यवीर का मैं देखता था, बाकी विकास का इशू था, कल बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता, कल मैंने वीडियो नहीं भेजा। मैं दोनों ही वीडियो भेज दूंगा, प्लस आज का भी वीडियो भेज दूंगा। हम्म तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। आज का जो सेशन है वो उसको उसमें क्या टॉपिक हम लोग को कवर करना है, चलिए देखते हैं इसको। इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, जितना भी अभी तक हमने पीछे पढ़ा है उसी को फाइनली रिवाइज किया गया है, और उस पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें मेनली है डिडक्शंस, ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पीछे का नहीं रिवीजन है, बल्कि ये क्या है, ये डिडक्शन चैप्टर है। तो डिडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डिडक्शंस क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि टैक्स प्लानिंग करने में ये सबसे ज़्यादा मदद करता है हम लोग का। टैक्स प्लानिंग होती क्या है? तो आप लोगों को मैं दो वर्ड बता रहा हूँ। एक होता है, ये आप लोग वर्ड हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए, एक होता है टैक्स इवेजन, है ना। एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स प्लानिंग। फिर एक और वर्ड होता है टैक्स अवॉइडेंस। यस सर। 3 वर्ड एक तरीके से आप समझ लो। तो इन सभी का वर्ड का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन का क्या मतलब होता है? टैक्स इवेजन की स्पेलिंग शायद मैंने गलत की है क्या? सही है, सही है। चलो। तो एक टैक्स अवॉइडेंस होता है, फिर एक टैक्स प्लानिंग होता है। तीनों में क्या फर्क है जरा समझना। एक होता है, अगर हम लोग बात करें टैक्स अवॉइड करने की, अवॉइडेंस क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, आप टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप टैक्स नहीं देने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत से लोग अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी इनकम दिखाते ही नहीं, यानी छुपाते हैं काफ़ी, और टैक्स को अवॉइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से क्राइम है, और इसके अगेंस्ट क्या है, बहुत सारे पेनल्टीज हैं, प्लस आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चल सकता है। प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट केसेस चलेंगे आपके खिलाफ। तो ये टैक्स अवॉइडेंस एक तरीके का क्या है, क्राइम है सीधा सीधा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स इवेजन की। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन भी काफी हद तक टैक्स अवॉइडेंस है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस हम पूरा नहीं बोलते इसको, इसीलिए इसको एक अलग वर्ड बोल दिया गया है, टैक्स इवेजन। इवेजन का सिंपल मीनिंग है चोरी। चोरी करना। अब जब आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, ठीक है। आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो टैक्स की चोरी लोग कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ, कि जैसे इनकम टैक्स के बहुत सारे क्या होते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। अब वो जो रूल्स लॉज जो लोग बनाते हैं, वो भी हम ही जैसे लोग हैं, जो पार्लियामेंट से जो होती है कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैठ करके ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है।
तो कई बार क्या होता है, जब ये रूल्स ये लोग बनाते हैं तो उन रूल्स में कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। लूप होल्स मतलब कुछ कमियां रह जाती हैं। जिन कमियों को पूरा करने के जो कमियां मतलब रह जाती है, अब सवाल उठता है उस कमी का कई लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। जो अच्छे जानकार लोग हैं वो देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, जैसे याद होगा सबको यहाँ बिजली का, जब बिजली लगी थी, नया मीटर लगा था इलेक्ट्रॉनिक, तो मीटर वाले ही बोलते थे अच्छा ठीक है आपको इस रीडिंग में कुछ ठीक कराना है तो बताइएगा, है ना। पैसा लेके उनका वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी ठीक कर देते थे, मतलब नॉर्मल कर देते। यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे है कि हाँ बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट तो चाहती है, गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा सा रूल बनाया कि ठीक है टैक्स की चोरी ना हो, लेकिन होता क्या है कि उनके कुछ रूल्स में ही कुछ कमी हो जाती है जिसका फायदा उठा के लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। इट इज ऑल्सो अ क्राइम। ये भी एक तरीके का क्राइम है ना। और इसके लिए तो बहुत ही अच्छा सा रूल है कि गवर्नमेंट को अगर कल को पता चला, मान लो 10 साल तक आप उस रूल के लूप होल का फायदा उठा रहे थे और अपना टैक्स बचा रहे थे, 10 साल तक हर साल लगभग 1 लाख रुपए तुम टैक्स इसकी वजह से चोरी कर लेते थे, और तो करीबन 10 साल में तुमने 10 लाख चोरी कर ली। अब क्या करती है टैक्स, जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला अपने लूप होल के बारे में, उस 10 साल के बाद वो उसको सही करेगी। जैसे मान लो आज पता चला, तो आज उसको वो क्या करेगी, रूल्स को ठीक करेगी, और इसको रूल को ठीक करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करेगी 10 साल पहले से। और फिर आपसे पूरा वो जो 10 लाख है, 10 साल जो आपने उससे जो चोरी किया वो पूरा का पूरा वसूल करेगी आपसे। ठीक है, विद द पेनल्टी विद द इंटरेस्ट। कितने साल का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया उसका, सॉरी इतने साल से अपने टैक्स नहीं दिया, इसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये है टैक्स इवेजन, काफी खतरनाक है, तो इसलिए इससे तो बच के ही रहना चाहिए। तो लॉस है ना हम लोग का किसका लॉस है? हाँ हम कि लोग। अगर अगर रूल है ही नहीं तो हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ऐसे अगर मान लीजिए बाद में होगा फिर 10 साल पहले से करना होगा तो फिर ये तो गलत होगा ना, ये गलत नहीं क्योंकि है, 10 साल कम नहीं होता, हो सकता है 10 साल में उसको कुछ, और ज्यादा आखिर टैक्स। रूल नहीं था तभी तो हम उसको अरे फॉलो नहीं पकड़े किए। जाएंगे तब तो। तो देखो सिंपल सी चीज तो है, इसमें आपकी गलती ना, आपने टैक्स क्यों बचाया, क्यों चोरी की? चोरी है ना, तुम तो लूपहोल का फायदा उठा रहे हो। लूपहोल का मतलब क्या होता है, कहीं कमी रह गई है, तुमने उसका फायदा उठाया, है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल बताइए ना। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल चलो छठी सर में एक मैक्सिमम बहुत बताया ना। सर बहुत सर बहुत जैसे गिफ्ट के डेफिनेशन में कई चीजें कवर नहीं है। हाँ, बिल्कुल डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें कवर नहीं है। और दूसरा नंबर, एक सबसे बड़ा तो केस आपको बता दूं, वोडाफोन के अगेंस्ट हुआ था, वोडाफोन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का केस बहुत फेमस है। तो जब वोडाफोन ने क्या, हाँ सर। वोडाफोन उससे पहले हच था ना, हाँ तो हच को एक्वायर किया था, एक्विजिट किया था इसने, वोडाफोन ने। तो उसको कुछ कैपिटल गेन हुआ था उस पे, है ना। तो अब सवाल उठता है सर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब एक्विजिट कर रही है, उसके शेयर्स खरीद रही है, अभी भी हच के शेयर्स हैं लेकिन बहुत कम है रह गए, ज्यादातर शेयर किसने ले लिया, वोडाफोन ने। तो वोडाफोन ने जब उसके शेयर्स को लिया तो उसको कुछ कैपिटल गेन भी हुआ। अब सवाल उठता है कि जो खरीद रहा है उसको कैपिटल गेन हुआ, तो अब उस कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स में कोई ऐसा प्रोविजन था ही नहीं। नॉर्मली हम लोग कैपिटल गेन, आप लोग चैप्टर पढ़े हो, कैपिटल गेन में क्या होता है, जब हम लोग किसी एसेट को बेचते हैं तो जो बेचने वाला उसको ना कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन किसको हुआ था, वोडाफोन को, क्योंकि उसे बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम वैल्यू में चीजें मिली थी। कहने का मतलब है उसको यहाँ पे फायदा हुआ था। इवन जो गवर्नमेंट जो हर साल जो 2G 3G का जो अलॉटमेंट करती है वो हज को दी थी, फिर वो उसको वोडाफोन को मिल गया क्योंकि उसके उन्होंने शेयर्स खरीद लिए, तो वहाँ पे उसको कैपिटल गेन हुआ था। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको जो ये कैपिटल गेन हुआ है इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर क्या हुआ, फिर जो वोडाफोन कंपनी ने कहा सर ऐसा इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि इस तरह के प्रॉफिट पे एक्विजिशन के टाइम पे अगर गेन होता है तो उस पर कोई टैक्स देना है, ऐसा तो कोई टैक्स में, इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन ही नहीं है, फिर हम कहाँ से टैक्स दे देंगे। देन इनकम टैक्स ने फिर फाइनली क्या किया, फिर कोर्ट में केस गया, केस लड़ रहे थे, फिर फाइनली इनकम टैक्स ने अपना समझ में आ गया उन्हें कि हमारे लॉ में थोड़ा लूप होल है, देन उन्होंने उसका जो नया है प्रोविजन ले आ गया कि हाँ कि अगर अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्विजिट करता है
और उसमें अगर उसको किसी भी तरह का कैपिटल गेन कहीं भी अगर कुछ फायदा हो रहा है तो उस फायदे पे भी उसको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और उन्होंने बनाया टैक्स का जो नया रूल है, जो नया प्रोविजन है वो बनाया आज, लेकिन उसको लागू कर दिया कब? जिस दिन वोडाफोन ने हज को खरीदा था उसके जस्ट पहले से उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और कहा कि ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई लॉ तो है ही नहीं, फिर आप कैसे टैक्स ले सकते? तो इनकम टैक्स ने लॉ बनाया और पीछे से लागू कर दिया। लो अब तो करो ना। इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बनाएगी आज, लेकिन उसे लागू कर सकती है कब? पीछे से। ये इनकम टैक्स का सबसे बड़ा पावर है। बात समझे? और अगर तुम लोग को ज्यादा पुराना नहीं न्यूज़ है, नया नया न्यूज़ है, मैं तुमको एक और न्यूज़ में बताता हूँ। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ऐसा कानून है, एक ऐसा पावर है। जैसे कि उन्होंने जब ये लागू किया, क्या नाम है, ये जितने भी महल होते हैं, महल, राजघराने और जितने भी ये सारी चीजें, तो उन्होंने सिंपल सा, जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, दूसरे देशों में चले गए, जो भी है ना। तो यहाँ से महल अपना छोड़ करके अपने जैसे किसी रिलेटिव को दे के चले गए कि चलो ठीक है, अब आप ये देखो भाई हम तो जा रहे हैं अपने देश, वहाँ पे हम रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग चले गए थे, तो उनके जो महल है, जो उनके रिलेटिव है, वो उनको देख रहे थे, वो उनकी प्रॉपर्टी बन गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया, उसने कहा कि ठीक है, अभी ये नहीं, मोदी सरकार की ही बात कर रहा हूँ, कि इस तरह की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। जो लोग भी उनके ओनर थे और वो लोग उधर चले गए, उन्होंने अपने रिलेटिव के हाथ में दिया, तो रिलेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी। तो सोचो ये चीज केस हुआ ऐसा क्यों? हुआ कब था? 1947 में, है ना। उसको बनाया इन्होंने रूल आज, और लागू कर दिया कब? पीछे से, कि उस समय का जो एक्विजिशन है वो सीधे अब गवर्नमेंट के अधिकार में चली जाएगी। अरे ये काफी बड़ा, ये काफी अच्छा खासा केस था। फिर सैफ अली खान के भी, जो वो भी तो नवाब पटौदी जो भी है उनके लड़के थे, उनके सर तो ऊपर ऐसे कैसे गवर्नमेंट कर सकती है जब अरे भाई प्रॉपर्टी उन लोगों की डेमोक्रेसी है तो है। फिर? यही सब भाई, देखो सिंपल सी बात है सुरभि, अगर तुम समझना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह तुम्हें देखना पड़ेगा। तो सरकार को क्या गवर्नमेंट पावर कुछ भी है, कर सकती है। इनकम टैक्स के पास क्या पावर है, ये सारे पावर बड़े अजीबो गरीब है। ठीक है, तो जो पावर्स मिले हैं वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। सिंपल सी चीज है। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब उनको जो पावर है उस पावर का एग्जीक्यूशन वो जब चाहे तब कर सकते। ठीक है, बाकी ज्यादा सर नहीं और सर जैसे अपना कमाया हुआ नोट कोई फाड़ नहीं सकता, उस पर केस हो जाएगा। भाई नोट आप नोट पे कुछ लिख नहीं सकते, सिंपल सी बात है, ये तो आरबीआई का सीधा सीधा हुआ है। आप उसमें जेल चले जा सकते हैं, आप आरबीआई हाँ कुछ लिख नहीं सकते नोट पे, तो नोट फाड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही है, अच्छी बात कह रहे हो। ठीक है, ये सब चीजें भी तुम्हें समझनी होंगी। तो कॉमर्स में हो, ये सब चीजें तो पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी, इनकम टैक्स सेकेंड ईयर में पढ़ी थी हम लोग को। क्या होता है अपने क्लासेस की ये बाकी सारी चीजें भूल जाती है, लेकिन इस तरह की जो फालतू की थ्योरीज होती है वो दिमाग में रह जाती है। ठीक है, सर बोलिए सर। हेलो सर। सर मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई एक बार फिर से सुशील, हेलो नहीं समझ में आता, एक बार फिर से बोलिए। हेलो। अब भाई तुमको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, इनकी आवाज नहीं आ रही है सर। चैट पे लिख दीजिए। सुशील चैट पे तुम लिख दो, तब तक मैं पढ़ूंगा। आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए कट कट के, काफी कट के आ रही है, मतलब लगभग बीच में। तुम चैट पे लिख दो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी देख लेता हूँ उसको।
ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक की जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी सबको। तो अब देखो यहाँ पे यस हम सर। लोग पढ़ क्या रहे थे, टैक्स इवेजन पढ़ रहे थे। मैंने टैक्स इवेजन समझा दिया, टैक्स अवॉइडेंस समझा दिया, दोनों में ही दिक्कत है आपके लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं है सर। टैक्स प्लानिंग एक लीगल तरीका है, लीगल तरीके से अपने टैक्स को क्या हम लोग करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अपने टैक्स को अगर आपको कम करना है तो आपको टैक्स प्लानिंग को का हेल्प लेना होगा, ना कि टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस का। ओके ये दोनों ही लीगल है। अब टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच a city can reduce their tax, है ना, with the help of some deductions। ओके, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स हमारे देश के ऐसा इनकम टैक्स जो है वो गजब की चीज़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक तो ये बताती है कि आप कैसे आपको टैक्स देना है, प्लस यहाँ की गवर्नमेंट ये भी बताती है कि किस तरीके से आप अपना टैक्स बचा भी सकते हो। बात समझे? यानी हमारे इनकम टैक्स लॉ में दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं। एक तो बताया गया कि आपका टैक्स कैसे लगेगा, आपको कैसे देना है, प्लस अगर आप अपने इस टैक्स को बचाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आप अपने पैसे को इधर उधर लगाइए ताकि आप अपना टैक्स बचा भी सकते हैं। ठीक है तो ये इसको टैक्स प्लानिंग को समझने के लिए, अगर आपको टैक्स प्लानिंग करना है तो उसके लिए मेन मेजर टॉपिक होता है डिडक्शन। आपको ये डिडक्शन समझना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिडक्शन। फ्रॉम ग्रॉस टोटल डिडक्शन यहाँ पे दे रखा है। साइड में कर लेते हैं। From gross total income, assessee can claim several deductions as specified in chapter 6A। तो इनकम टैक्स में किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है इसको? चैप्टर 6A में, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। आफ्टर अलाउइंग these deductions, total income of the assessee is arrived and tax is charged on it at the prescribed rate। ठीक है, तो चैप्टर 6A इनकम टैक्स में एक चैप्टर बनाया गया 6A, और उसमें बेसिकली सारे डिडक्शंस एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, एक मिनट देख ले भाई। चलिए हो गया। ओके, सो वापस आते हैं टॉपिक पे। डिडक्शंस आर नॉट परमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स। अच्छा, कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिन पे डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक, वो कौन कौन से डिडक्शंस हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिडक्शन है, सबसे पहले इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने कमाई है ऑन इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यानी लिस्टेड शेयर्स यू कैन से, तो आप जाहिर सी बात है उस केस में भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसमें से डिडक्शन नहीं मिलती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेस, यानी और ये जितनी कैजुअल इनकम होती है उसके अगेंस्ट भी हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने सपोज करो 1 करोड़ की लॉटरी जीती, फिर आपने कहा सर मैं क्या नाम है LIC करा लेता हूँ, ये करा लेता हूँ, वो करा लेता हूँ और इतने का डिडक्शन मैं दे दीजिए, तो आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, सॉरी। तो ये 3 ऐसे इनकम है जिनको आपको क्लियरली समझना है, जिनके ऊपर जिसमें से हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे क्या दिया हुआ, इसमें दिया है डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड्स ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्यों आखिर में इसमें से डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट नहीं लगता, इस पे सेपरेट रेट ऑफ टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स पे भी सेपरेट रेट ऑफ टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना % टैक्स लगता है गोरख? कितना % टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे? सर 20%।
20%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर इक्विटी शेयर्स पे कितना लगता है? नहीं ध्यान, 15%, 15%, है ना। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेसेस पे इस पे कितना लगता है? इस पे है 30%। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समझ में आ गया। ओके, इस पे 30% टैक्स है, इस पे 15% टैक्स है, इस पे 20% टैक्स है। तो चूंकि इन सब पे सेपरेट रेट ऑफ टैक्स, इस पे स्लैब रेट लगता ही नहीं है, तो इसमें इसीलिए कहा गया कि इस पे डिडक्शन हम आपको नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला इन इनकम में से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म में अपना एग्जेम्पशन 54 दिया ही हुआ है, बाकी 54 तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। ओके, लॉटरी रेसेस में तो कहीं किसी भी तरह का कोई डिडक्शन है ही नहीं। डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड्स ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन किसी भी तरीके से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे आपने इनकम कमाई 5 लाख और आप दिखा रहे हो डिडक्शन 6 लाख, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जाहिर सी बात है। आपने इनकम, आप ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहे हो कितना, 5 लाख रुपए, और आप डिडक्शन दिखा रहे हो सर उसमें से मेरे पास 6 लाख का हमें डिडक्शन मिलना चाहिए, तो मिल ही नहीं सकता सर। ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा कभी डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। ये सबको क्लियर रखना है, ठीक है। ओके, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द डिडक्शन हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई डिडक्शन आपको दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप आईटीआर में फाइल नहीं करते हो, अगर भाई रिटर्न ऑफ इनकम तो आपको फाइल करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसमें क्लेम करोगे कि हाँ मैंने यहाँ पैसा लगाया, मेरे को इतने का डिडक्शन चाहिए। तो आईटीआर फाइल करके हम बेसिकली डिडक्शन क्लेम करते हैं। जैसे आपने एलआईसी करा रखा है, आपने 50,000 रुपये एलआईसी कंपनी को दिया और इसका डिडक्शन 80C में मिलता है, आपको पता है। तो जब तक आप आईटीआर में इस चीज को मेंशन नहीं करोगे 80C में जाके कि मैंने 50,000 रुपये का मुझे डिडक्शन चाहिए, तब तक गवर्नमेंट कहाँ से डिडक्शन दे देगी? गवर्नमेंट को सपना तो आएगा नहीं, तो आपको खुद बताना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर मेरा पैन कार्ड लगा है, मेरा आधार कार्ड लगा है, आजकल तो एलआईसी में भी पैन कार्ड मांगते हैं, तो सर उससे तो कनेक्टेड हो जाना चाहिए। तो हाँ हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, आपको क्लेम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने उसमें नहीं लिखा तो गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देगी, ठीक है। फाइन पेनाल्टी लेना होता है तब तो आपका आधार पैन लिंक करके गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन डिडक्शन देना होता है तो गवर्नमेंट सोचती है आप डिडक्शन लेना चाहते खुद हो, मेहनत करें। नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। तो गवर्नमेंट तो जान ही रहो, वो अपनी तरफ से सोचती है। द चार्ट गिवन बिलो डिस्क्राइब द डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये हमारा चार्ट है, आप लोग के बुक में भी चार्ट दिया होगा, है ना। तो ये डिडक्शन है, यस सर। तो हम लोग को पढ़ना है, ठीक। अब तुम्हारे पास भी क्या नाम है, सत्यम बुक में है ना चैप्टर चार्ट वाइज? यस सर। कुछ अमेंडमेंट्स होता होगा तो बताते रहना, ठीक है, क्योंकि ठीक है, अमेंडमेंट ठीक काफी इसमें थोड़ा पुराना है ना। अब इसमें ठीक। तो सबसे पहला जो डिडक्शन आता है 80C से 80U के डिडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने शुरुआत में चैप्टर में ग्रॉस टोटल इनकम में पढ़ा था कि डिडक्शन मिलता है। हम लोग पांचों हेड की इनकम को जब जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें 80C से 80U का डिडक्शन देते हैं। तो 80C से 80U का डिडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन है 80C। अब देखो 80C बेसिकली है क्या, इसको पढ़ाने से पहले, हालांकि ये पूरा फोकस करता है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि आखिर में ये डिडक्शन बनाया क्यों गया। डिडक्शन बनाया इसलिए गया था, और ये जो मेन जो पहला जो सेक्शन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो 80C ही डिसाइड किया था। और ये क्यों डिसाइड किया था, इसके लिए ताकि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और तो इसकी छोटी सी स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले, भाई जाहिर सी बात है बहुत साल क्या पहले, अभी भी देखे होंगे बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि कमाने वाला एक होता है, खाने वाला कई होता है। और ये चलन यस उस टाइम सर। पे, और जब पीछे जाओगे तो और ज्यादा थी ऐसी, कमाने वाला एक बंदा हुआ करता था, पता चला 6 7 8 लोग उसी के ऊपर निर्भर है। और पता चलता था अगर उस कमाने वाले की अगर डेथ हो जाती थी तो फैमिली फिर प्रॉब्लम में आती थी, और वो फैमिली किसका अब किसकी तरफ देखेगी?
सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की तरफ है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट के ऊपर वो क्या हो रहा था, इनडायरेक्टली प्रेशर आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा एक इसका एक सॉल्यूशन दिया, अगर सभी लोग अगर अपनी LIC करा रखेंगे, है ना, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस अगर कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे उनको इतना पैसा मिलेगा कि कम से कम उनके परिवार को इतनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की तरफ वो बार बार ना देखे। तो जो कमाने वाला व्यक्ति है, एटलीस्ट सारे फैमिली के सारे मेंबर्स का LIC नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो कमाने वाला वो तो LIC करा ले। तो गवर्नमेंट ने पर्पस लेकर के आया, लेकिन ना फिर भी लोग इंश्योरेंस नहीं करा रहे थे। क्यों नहीं करा रहे थे? क्योंकि जाहिर सी बात है, फालतू का पैसा क्यों लोग वेस्ट कर रहे हैं, लोग यही सोच रहे थे ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। फिर गवर्नमेंट ने इसको प्रोवोक करने के लिए, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने डिडक्शंस का सहारा लिया कि ठीक है, अगर आप LIC में पैसा लगाओगे तो हम आपको इसका एक फायदा देंगे कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से उतना पैसा हम माइनस कर देंगे और उस पैसे पे हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। तो ये एक बेनिफिट दिया। तब डिडक्शंस का जैसे ही ये मामला आया, देन लोग अब धीरे धीरे LIC कराना शुरू कर दिए। यानी कि इसलिए नहीं कि लाइफ के लिए, पहला तो उनका मेन मकसद था कि डिडक्शन हमें लेना है, हमें टैक्स बचाना है। ठीक है, अब ये देखो 1 मिनट में अभी ये सेशन क्लोज हो सर जाए। ये डिडक्शन इस समय भी है? हाँ अभी भी है। हाँ हाँ, अभी ये स्टॉप हो जाएगा। अगले साल से 70 खत्म हो जाएंगे। ये खत्म हो रहा है, 1 मिनट बस रह गया। अभी फिर से आप उसी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है। ओके सर। ठीक है।